नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी विधवा माँ और बहन। जब बेटे और बहू की आंखों में कील की तरह चुभने लगी तो बेटे ने अपनी बहन की शादी एक अनपढ़ और गरीब लड़के से कर दी। पर आज लाचार हो चुके भाई ने जब उसी बहन को स्कूल में प्रिंसिपल बने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? आइए जानते हैं और बढ़ते हैं कहानी की ओर। बताओ भला, अगर आपकी बहन की अब तक शादी हो गई होती तो हमारे पास भी सामान रखने के लिए एक अलग से कमरा होता। पर नहीं, आपकी बहन तो यहाँ जमी हुई है। अरे, जब मैं ब्याह कर तुम्हारे घर में आई थी तब इस मोहल्ले में कितनी ही कुंवारी लड़कियां थीं, पर अब देखो, कोई दिखती है तुम्हें? न जाने इस मोहल्ले की कितनी ही लड़कियों की शादी भी हो गई और अब वो बच्चे लेकर घूम रही है, पर एक तुम्हारी बहन है, न जाने कैसी किस्मत लेकर आई है। जब बबीता बोली तो नरेश ने कहा, लेकिन बबीता, इसमें उसकी क्या गलती है? मैं मानता हूँ कि हमारे ऊपर दोनों का बोझा बढ़ रहा है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ? कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। अब मैं क्या करूँ जब उसके लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा? और माँ को मैं कोई भी लड़का दिखा दूँ तो वह झट से मना कर देती हैं। तो बताओ, मैं माँ की मर्जी के बिना यूँ उसकी शादी तो नहीं करवा सकता ना, उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। जब तक माँ ना कह दे तब तक कैसे उसकी शादी हो पाएगी? नरेश की बात सुनकर उसकी पत्नी बबीता बोली, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भी गलती है। पूछो कैसे? बबीता अपने पति नरेश से बोली तो नरेश ने कहा, कैसे? अब ये भी तुम ही बता दो। तो बबीता बोली, कब से कह रही हूँ, कोई लड़का ढूंढकर इसे विदा करो। अरे, जरूरी है नौकरी वाला लड़का ढूंढना? अगर कोई विदुर लड़का भी मिल जाए तो झटपट उसे निपटा डालो। और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम मुझे बताओ। इस दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है। न जाने कितने लड़के ऐसे हैं जिन्हें शादी के लिए लड़कियां मिल नहीं रहीं। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो सर्वगुण संपन्न लड़का चाहिए। उसमें ना तो कोई ऐब होना चाहिए और उसकी नौकरी भी बढ़िया होनी चाहिए। अरे, जिन लड़कों में थोड़े बहुत ऐब होते हैं उनकी क्या शादी नहीं होती? मैंने पिछली बार भी देखा था। वह लड़का देखने में भी कितना ठीक था, लेकिन तब भी तुम्हारी माँ ने बस इसीलिए मना कर दिया क्योंकि वह लड़का शराब पीता था। अरे, मैंने उसके घर वालों से भी पूछा था और भी पता किया था। वह कौन सा रोज रोज शराब पीता था, बस महीने में 2-4 दिन। लेकिन उसमें भी तुम्हारी माँ को परेशानी थी और मना कर दिया। उसका तो उसका उससे पहले जो आया था, ऐसी क्या खराबी थी उसकी शक्ल में, तब भी तुम्हारी बहन को वह लड़का पसंद ना आया। बहन तो छोड़ो, तुम्हारी माँ ने ही मना कर दिया। अरे, बचपन में जब इंसान छोटा होता है तो खेलते कूदते समय चोट लग जाती है थोड़ी बहुत। अब क्या वह जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? तुम्हारी बहन तो जैसे हुस्न की मलिका है, जो उसे भी मना कर दिया उसने। अरे, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी माँ आखिर चाहती क्या है। तब इस पर नरेश बोला, बबीता, तुम अच्छे से जानती हो कि माँ ने जिन भी लड़कों के लिए मना किया उनमें कोई ना कोई कमी थी। और तुम जिस लड़के की बात कर रही हो ना, उसके चेहरे की कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अंदर कई बुरी आदतें थीं और ऊपर से उसका घर भी नहीं था। वह परिवार किराए पर रहता था। वह कल को मेरी बहन को क्या ही खिला पाएगा? और फिर वह ढंग से पढ़ा लिखा भी नहीं था। अब माँ कुछ तो देखेंगी ही ना। ऐसे कैसे अपनी पढ़ी लिखी समझदार बेटी को वो किसी को भी ब्याह देंगी? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। अपनी तरफ से मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन माँ ही नहीं मानी। नरेश की बात सुनकर बबीता गुस्से में चिड़चिड़ाने लगी और कहने लगी, तो अपनी माँ बहन को एक कमरे में शिफ्ट करो। बबीता ने अपने पति नरेश से कहा। तो नरेश बोला, थोड़ा रुक जाओ बबीता, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि इतने सालों से अर्चना इस घर में रह रही है तो उसका भी तो बहुत सारा सामान है। और माँ का तो तुम पूछो ही मत।
बाबूजी कब से दुनिया छोड़कर चले गए और आज तक उनका पुराना सामान संभाल के रखा है। पता नहीं उन कबाड़ जैसे सामानों से क्या ही लगाव है, पर फिर भी तुम कहती हो तो कुछ ना कुछ तो अब करना ही होगा, क्योंकि मैं भी उन दोनों से तंग आ गया हूँ। दरअसल नरेश की बहन अर्चना पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहती थी, परंतु उसकी भाभी बबीता को लग रहा था कि जितनी जल्दी हो इस अर्चना नाम के बोझ को वो उतार फेंके, और इसमें अर्चना की माँ भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। आखिर एक बेचारी विधवा और असमर्थ माँ कर ही क्या सकती थी। माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। काश कि पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ नहीं बनती। कम से कम मुझे कुछ करने का एक मौका तो मिलता। प्लीज़ माँ। अर्चना अपनी माँ कमला जी से कहती है तो कमला जी बोली, बेटा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं भी तो तुम्हारे भाई पर निर्भर ही हूँ ना, तो मैं क्या कहूँ। और वैसे भी जवान ननंद और बूढ़ी माँ बेटी बहू के कलेजे में हमेशा कील की तरह चुभते आए हैं। उन्हें तो लगता होगा कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। अब मैं तो मर नहीं रही हूँ, तो वो लोग तुम्हारी शादी करके तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। इस पर अर्चना बोली, माँ, क्या मेरी ज़िंदगी के 2 साल भी मुझे नहीं मिल सकते? भैया कभी मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, बस ये दोनों गैरों से यही पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का हो, बस ढूंढ दो। ये क्या बात हुई, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। कहते कहते अर्चना रोने लगी कि तभी उसकी भाभी बबीता वहाँ आई और बोली, इस महारानी के सपने तो देखो, कितने बड़े बड़े सपने हैं इसके। कहती है पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे क्या, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। यहाँ शादी की उम्र निकली जा रही है और यहाँ बेटी को घर में बैठाने के सपने माँ भी साथ में देख रही है। सुनो अर्चना, नौकरी कोई ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती, और अगर तुम्हारी ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़का भी नहीं मिलेगा। और अब मम्मी जी लड़की को समझाने की बजाय उसका साथ दे रही हैं आप, और इसे सही बात बताने की जगह इसे अपने बेटे और बहू की शिकायत कर रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? और इससे आपकी बेटी क्या सीखेगी? अरे वो तो अपने ससुराल में जाकर भी वहाँ के लोगों के साथ भी यही सब करेगी, यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ। बस तब तो रह लिए अपने ससुराल में, आए दिन यहाँ आ धमकेगी। ना बाबा ना। कमला जी की बात सुने बगैर बबीता अपने पति नरेश से बोली, सुन लो जी, मैं कह देती हूँ, 2-3 महीने में जल्दी से जल्दी कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी निपटा दो, ताकि हमारे सर से ये बोझ उतरे। आगे भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है। कब तक तुम्हारी बहन को घर में बैठा कर रखोगे? वैसे भी आपकी माँ भी एक बोझ से क्या कम है। अपनी पत्नी के इतना सब कहने पर भी जब नरेश ने कुछ नहीं बोला और बस चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी, तो दोनों माँ बेटी चुप हो गईं। अर्चना ने अपने भाई की ओर देखा, उम्मीद भरी नज़रों से देखा और बोली, भैया आज तो कम से कम चुपचाप मत रहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने बीएड पूरा किया है, ये डिग्री आसानी से नहीं मिली है भैया, और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ भैया। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, ना ही बोझ बनना चाहती हूँ। प्लीज़ भैया कुछ तो बोलिए, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। नरेश बोला, अर्चना तुमने अपनी भाभी का फैसला सुन लिया ना, और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब अच्छा लड़का मिलना इतना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो वो दहेज बहुत मांगते हैं। तो अब जो भी लड़का मिलेगा उससे तुम्हारी शादी करके मैं भी अब इस बोझ से निपटारा चाहता हूँ, बस। अर्चना आश्चर्य से अपने भाई को देखने लगी और बोली, भैया आखिर आपको और भाभी को मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? क्या मैं और माँ
इतना भी नहीं करते जितना हम इस घर में खाते हैं। माँ तो इतनी उम्र होने के बाद भी जितना बन पड़ता है उतना काम करती ही हैं। और माँ के अलावा मैं भी हमेशा घर के कामों में लगी ही रहती हूँ। भाभी को तो कभी कुछ करने भी नहीं देती। फिर भी आप दोनों को हम दोनों इतने भारी पड़ रहे हैं। क्यों भैया? हमारी तो ऐसे कोई खर्च भी नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी खाते हैं। आपसे कोई शौक मौज करने को भी नहीं कहती मैं। भाभी पड़ोस की बाकी लड़कियों से मेरी बराबरी करने लग जाती हैं कि उनकी शादियां हो गईं। भाभी यह क्यों नहीं देखती भैया कि उनमें से किसी भी लड़की ने कभी पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्हें जीवन में कुछ करना है, और फिर पूरा दिन वह सब बस अपने अपने चेहरों पर कुछ ना कुछ लगा कर बैठी रहती हैं। यहाँ मुझे अपने घर के कामों से और अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इतना सब करने के बाद भी भाभी क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? यह सब कहती कहती अर्चना की आंखें भर आईं, लेकिन उसके भैया और भाभी पर कोई असर ना हुआ। ऐसे ही समय बीतता रहा। समय बीता और एक दिन नरेश के एक मित्र ने एक लड़के का नाम बताया, तो नरेश ने उसके बारे में घर में आकर अपनी पत्नी से चर्चा की और बोला कि मुझे ये परिवार कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो बबीता बोली, आप भी ना बेकार में चिंता कर रहे हैं। क्या हुआ अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो? कम से कम अपनी छोटी सी दुकान से अपने घर का खर्चा तो चलाता है। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहा है। मैं तो कह रही हूँ, आँख मूंद कर हाँ कर दो और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो कि अब इसी लड़के से अर्चना की शादी करेंगे। यह सब सुनकर नरेश सोच में पड़ गया, जिसे देखकर बबीता फिर से बोली, अब आप सोच क्या रहे हैं? हमारे पास लाखों रुपए नहीं हैं जो आपकी बहन को दहेज देकर विदा करें। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। तब अपनी पत्नी की बात मानकर नरेश अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, एक खुशखबरी है। अर्चना के लिए एक लड़का मिल गया है। हाँ, ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, पर उसकी अपनी दुकान है। घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। अर्चना खुश रहेगी। आप शादी की तैयारी करो। कमला जी बोली, नरेश, कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेता। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है और मैंने सुना है कि लड़का बस 12वीं पास है। क्या उसके साथ वो रह पाएगी? कैसा भाई है तू? पहले माँ और अब अपनी छोटी बहन भी तुझे बोझ लगने लगी। इस पर नरेश बोला, माँ, सिर्फ अर्चना और आप ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी आपकी और आपकी बेटी की ही जिम्मेदारी उठाता रहूं और किसी को ना देखूं? अरे हद करती हैं आप। मुझे उनका भी तो भविष्य देखना है। अब जो भी पैसा है, अगर वो मैं अर्चना की शादी में लगा दूं तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये सोचा है कभी? फिर मैं भी तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। पता नहीं आप दोनों को कैसा लग रहा है, पर मुझे तो यह रिश्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसीलिए मैं तो हाँ करके आया हूँ। तो आप बेटी के मोह में इतनी स्वार्थी मत बनिए कि अपने बेटे बहू के बारे में सोचिए ही मत। याद रखिए माँ, अगर आपकी बेटी या आपकी वजह से मुझे कोई दिक्कत हुई ना, तो जिस दिन आपकी बेटी को विदा करूँगा, उसके दूसरे ही दिन आपके भी रहने का इंतज़ाम अगर आपकी बहू कहीं और कर दे, तो मैं उसे रोक भी नहीं पाऊँगा। कह देता हूँ। रसोई में काम कर रही अर्चना ये सब सुन लेती है और आकर कहती है, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या कोई मोल नहीं? क्या आपको भी मेरे नौकरी करने से कोई दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी के 2 साल भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। अरे, मेरे पास डिग्री है और अगर मैं कमाऊंगी तो आपका ही तो हाथ बटाऊंगी। काश आज पापा जिंदा होते
तो कम से कम वह तो मेरी बात ज़रूर समझते। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, पर आप लोग हैं कि वही पुरानी मानसिकता लिए बैठे हैं कि बहन बोझ होती है, जितनी जल्दी हो सके उसे उतार फेंको। तभी बबीता वहाँ आई और बोली, सुन रहे हो इस लड़की की बातें? गज भर की जुबान हो गई है इसकी। अब तो बस इस पर लगाम कसने की बहुत ज़रूरत है, वरना यह तो सब में हमारी जग हसाई करवा देगी। देखना तुम। नरेश बोला, सही कहती हो तुम बबीता। इतने दिन तक मैं चुप रहा। ये सब इसी का फ़ायदा उठाती आ रही है अब, और इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी और माँ की भी है, क्योंकि इसकी हर गलत बात पर वो इसे सहजो देती आ रही हैं। और तुम तो बस कर जाओ रचना, अब कुछ और नहीं कहोगी तुम? चुप करो। मैंने और तुम्हारी भाभी ने अब फैसला ले लिया है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल जाकर करना, यहाँ नहीं। अब तो तुम हमारे सर से बस ये बोझ उतरने दो। यह सब सुनकर गुस्से में अर्चना बोली, भैया आप मुझे बार बार बोझ कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? कल को आपकी भी बेटी बड़ी होगी तो क्या वो भी आपके लिए बोझ होगी? उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी से आप लोग कर देंगे। हाँ, कर भी सकते हैं। जो अपनी बहन और माँ को बोझ समझे उसके लिए अपनी बेटी भी किसी बोझ से कम थोड़ी ना होगी। अर्चना कहती रही, पर उसके भैया भाभी बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से चले गए। सच कहा है किसी ने, पिता ना हो और बूढ़ी माँ असहाय हो तो एक बहन अपने भाई के लिए बोझ ही तो होती है। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर अर्चना ने शादी के लिए हाँ कर दी, और अपने सपनों को टूटता देख वो उस दिन बहुत रोई, मानो वो घर और घर वाले सब पराए हों। पर आखिरकार अब उसकी शादी मुकेश नाम के उस लड़के से हो ही गई। अर्चना अब विदा होकर मुकेश के घर आई तो देखा यहाँ का माहौल तो एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना ही नहीं था। एक रोज जब अर्चना ने सवाल किया तो सासू माँ विमला जी बोली कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है, आखिरकार उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है, और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में डालो और अब तुम बस घर संभालो। वैसे भी हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो हमारे मुकेश की पसंद हो, सो आ गई। इसीलिए हमने भी हाँ कर दी, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी हमारे मुकेश के लिए। हाँ नहीं तो। अपनी सास की बात यानी विमला जी की बात सुनकर अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक गई, और रही सही उम्मीद भी जाती हुई नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि कम दहेज लिया है तो ये लोग खुले विचारों के होंगे, और हो सकता है किसी कारण से मुकेश की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी। पर यहाँ का नज़ारा तो कुछ और था। ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। धीरे धीरे घर की हालत अर्चना के सामने आने लगी। एकमात्र उसका पति ही कमाने वाला था। उस घर में दो ननद और सास थी। घर की हालत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, और फिर अर्चना पढ़ी लिखी थी। उसने पहले घर के हालात का पूरा जायजा लिया और अपने हिसाब से घर चलाने लगी। विमला जी जुबान की तेज थीं, पर अगर कोई प्यार से बात करे तो वो बात को समझती थीं, और मुकेश भी कम ही बोलते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अर्चना पढ़ी लिखी तो थी ही, अपनी दोनों ननदों को पढ़ाई में मदद करती, और पूरे घर की बागडोर उसने बखूबी संभाल ली थी। इतने दिनों में कभी भी उसने अपने पति से भी ये शिकायत नहीं की कि शादी के बाद तुम आज तक मुझे कहीं पर घुमाने के लिए क्यों नहीं ले गए, जिसके कारण मुकेश अर्चना की बहुत इज्जत करने लगा था। समय बीतने लगा। शुरू शुरू में अर्चना ने सब कुछ समझा, और फिर उसने एक दिन विमला जी से कहा, मम्मी जी, अभी तो रीमा और रिंकी नंदें बहुत छोटी हैं। कल को दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, फिर उनकी शादी भी तो करनी होगी। तो जितने पैसे ये कमा रहे हैं क्या उसमें सब कुछ हो जाएगा?
जितनी कमाई इनकी है उसमें तो बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है और भविष्य के लिए कोई सेविंग हो ही नहीं रही है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक ही पहिए पर चलेगी तो सोचिए उस एक पर कितना बोझ बढ़ेगा। वहीं अगर दो पहियों पर गाड़ी चले तो एक दूसरे का बोझ कम हो जाएगा और भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। ईश्वर ना करे अगर आपको और इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अर्चना ने अपनी सास को जिंदगी की और उनके घर के हालात की सच्चाई बताते हुए कहा कि मम्मी जी, ये अगर सब कुछ अकेले ही करते रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा जिससे हम अपने परिवार के लिए कुछ तो बेहतर कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे रिंकी और रीमा बड़ी होंगी उनके खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी स्कूल है, फिर कॉलेज आना जाना, उनकी फीस और फिर उनकी शादी का खर्चा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। उसने अपनी सास को समझाया तो यह सब सुनकर विमला जी थोड़ी देर चुप रहीं और सोचने लगीं कि कहीं ना कहीं अर्चना की बात सही है। आखिर मुकेश भी तो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा है, कोई खुशी नहीं है उसकी जिंदगी में। विमला जी ने कहा, बहू तुम कह तो ठीक रही हो, अब देखो ना, मुकेश के पिताजी जब से गए हैं दोनों बेटी और हमारी जिम्मेदारी इस बेचारे के कंधों पर आ गई है। अब कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है जो हमारा सहारा बने। अब वो कमाता तो घर चलाने में आसानी होती। अब तो मेरा अकेला बच्चा हर समय मेहनत करने में लगा रहता है। यह सब कहते कहते विमला जी की आंखें भर आईं। तब अर्चना बोली, मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरा बेटा हो तभी अपने भाई की मदद करे। और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है। बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की डिग्री ली हुई है। आप जानती हैं मुझे भी स्कूल में अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी बहुत अच्छी होगी। सुबह जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी और अच्छा वेतन भी आएगा, तो घर को ही सहारा मिलेगा ना। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों ननद का जीवन संवर जाए और ये भी अकेले कितना कर पाएंगे। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। अर्चना की बात सुनकर विमला जी के दिमाग में धीरे धीरे ये बात बैठने लगी। उस वक्त वो कुछ नहीं बोलीं पर गुस्सा भी नहीं हुई। अगले दिन जब दोनों बेटी स्कूल जा रही थीं तो विमला जी की नज़र उनके बैग पर पड़ी जो बुरी तरह से फट चुके थे। विमला जी ने कहा, रीमा, रिंकी, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बैग फट गए हैं। तुम्हारे भैया नए ला देते। तब रीमा बोली, हमने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने थोड़े पैसे आ जाएं तो दिलवा देंगे। तब रिंकी बोली, माँ, भैया हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं होते हैं। कहते कहते दोनों बहन उदास होकर स्कूल चली गईं। दोनों बेटियों का उदास चेहरा देखकर विमला जी गंभीर हो गईं और अर्चना के प्रस्ताव पर सोचने लगीं। शाम में जब घर में हर कोई मौजूद था तो विमला जी सबके सामने अर्चना से बोलीं, बहू, क्या तुम सच में नौकरी करना चाहती हो। अगर तुम खुद नौकरी करना चाहती हो तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर क्या घर और बाहर तुम दोनों संभाल पाओगी। वैसे घर संभालने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी तो कम से कम मुकेश का थोड़ा तो भार कम होगा ना। विमला जी की बात सुनकर अर्चना बहुत खुश हुई। उन्हें गले से लगाकर फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और अगले ही दिन अपने दस्तावेज लेने के लिए अपने मायके चली गई। इतने दिनों बाद अर्चना मायके आई थी पर बबीता के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। वो ताना मारने लगी, अरे क्या हुआ, ससुराल में मन नहीं लग रहा जो मायके आ गई। बड़ी मुश्किल से तो इस घर से बोझ को हटाया था, कहीं लड़ झगड़ के यहाँ रहने तो नहीं आई हो। अगर ऐसा किया हो तो भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ रहने को जगह भी मिलेगी।
समझी तुम? उसकी बातें सुनकर भी अर्चना ने उसकी परवाह नहीं की और कमला जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया और बोली, माँ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी नौकरी करने के लिए राज़ी हो गई है, तो मैं अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट और जो भी मेरी डिग्रियां हैं, मैं बस वहीं लेने के लिए आई हूँ। तो कमला जी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि भगवान ने हम दोनों की सुन ली और तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल पड़ी है। वरना तो तुम्हारा बुरा चाहने वालों की तुम्हारे अपने ही घर में कोई कमी नहीं थी। अरे, वो तो कुछ लोगों की आंखों में तुम इतना चुभ रही थी कि वह तुम्हारा भला कभी सोच ही नहीं सकते थे, और वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम नौकरी करो और अच्छी जिंदगी भी जियो। पर ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। बबीता बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास तो पढ़ी लिखी बहू भी नहीं चाहती थी, तो तुम्हारी नौकरी करने पर वो राजी कैसे हुई? जरूर तुमने लड़ाई झगड़ा किया होगा, घर में कलेश करके जबरदस्ती उन्हें अपनी नौकरी के लिए मनवाया होगा, वरना ऐसे तो वह मानने से रहे। अरे, जिस औरत को घर में पढ़ी लिखी बहू पसंद नहीं, वह अपनी बहू से नौकरी क्यों करवाने लगी भला? तो अर्चना बोली, जो समझना चाहता है उसे ही बात समझ में आती है। यहाँ तो मैं कह कह कर थक गई, पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब ससुराल ही मेरा घर है और वो मेरे अपने हैं, तो मैं अपने घर की बात अपने घर तक ही रखना चाहती हूँ। इतना कहकर अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लेकर अपने ससुराल के लिए निकल गई। जाने से पहले वो बबीता से बोली, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवारूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात एक करके जो मैंने पढ़ाई की थी, उसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊंगी, और उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा। भले मेरे भाई ने और आपने मुझे बोझ समझा, पर मेरा पति मुझे बोझ नहीं समझता। बबीता ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी पगार कितनी होगी? अर्चना मुस्कुराकर बोली, अब कितनी भी पगार मिले, वो आप लोगों के लिए नहीं होगी। अब मेरी सारी कमाई मेरे ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी मैं देखने ना दूं। ये कहकर अर्चना वहाँ से चली गई। अपने दस्तावेज ले जाने के बाद अर्चना ने आसपास के स्कूल और कॉलेज में इंटरव्यू देकर अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे थोड़ी सी मुश्किलें आईं, लेकिन उसकी सास और उसके पति ने उसका साथ दिया, और कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद अर्चना को आखिरकार अब एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब अर्चना भी अच्छा खासा कमाने लगी थी, तो घर की स्थिति भी पहले से सुधरने लगी और घर वालों की ज़रूरतें भी अब पूरी होने लगीं। मुकेश इतने अच्छे थे कि अर्चना अपने आप को उनके करीब जाने से रोक भी नहीं पाई। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता और अर्चना का एक बेटा हुआ, और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता गया। अब अर्चना टीचर से वो सीनियर टीचर बन गई। अपनों का सहयोग और उसकी कड़ी मेहनत रही कि वह देखते ही देखते अर्चना उस स्कूल की प्रिंसिपल भी बन गई। और ऐसे ही कुछ सालों बाद उसने अब अपनी दोनों ननद का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया, और धीरे धीरे उनकी भी पढ़ाई अब पूरी होती चली गई। इधर विमला जी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं, और विमला जी ठहरी पुरानी सोच की व्यक्ति। वो जल्दी से जल्दी ही अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थीं। कुछ समय बाद अर्चना के मायके से एक दिन खबर आई कि कमला जी अब नहीं रहीं, और नरेश का एक्सीडेंट हो जाने के कारण एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट जाने की वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा।
उस खबर ने अर्चना को अंदर तक हिला के रख दिया। उसने एक बेटी होने का फर्ज निभाया और अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर उसने अपनी माँ के अंतिम क्रियाकर्म और भोज सब में बढ़ चढ़कर वह शामिल हुई। जब अर्चना वहां से वापस जा रही थी तो अपने भाई और भाभी से बोली, भैया, भाभी, आप लोगों ने तो मुझे बोझ समझा, पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझती। आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा अब मैं उठाऊंगी। उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये सुनते ही बबीता शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी और अर्चना के पैर पकड़कर बोली, अर्चना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा से ही बोझ समझती रही और तुम्हारी शादी भी इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती करवा दी और आज तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। तब अर्चना बोली, भाभी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब तो माँ भी नहीं रही हैं, तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना हो नहीं सकता। तो बस अब आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए, मेरे बारे में कुछ मत सोचिए और मुझसे जितना हो पाएगा मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। इतना कहकर अर्चना वहां से वापस अपने ससुराल की ओर आ गई। समय बीता। एक दिन विमला जी बोली, मुकेश, अब अपनी बहनों की शादी के लिए तुम भी लड़के ढूंढना शुरू कर दो। तब अर्चना बोली कि नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर हम उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। विमला जी बात मान नहीं रही थी उस वक्त। तो अर्चना बोली कि मम्मी जी, मेरी ननद मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं उनसे उनकी शादी करके बस किसी भी तरह से अपना पल्ला झाड़ लूं। इनको मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी ताकि आगे चलकर भविष्य में ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अपना भविष्य संवार सकें और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। तब विमला जी बोली, वो तो अपने ससुराल जाकर भी ये लोग कर सकती हैं ना बेटा, जैसे तुमने किया। तब अर्चना बोली, नहीं मम्मी जी, यहाँ आप मुझे मेरी माँ के रूप में मिली, आपने मेरी बात समझी, पर ज़रूरी तो नहीं है कि इन्हें भी ससुराल में आप जैसी सास मिले। तो हम क्यों दूसरों के सहारे ही अपने सपनों को पूरा करें। इन्हें इतना मजबूत करके इनके घर भेजेंगे ताकि मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से तैयार रहें और उसका सामना कर सकें, क्योंकि जो दुख और ताने मैंने सहे हैं मैं इन लोगों को वह कभी नहीं सहने दूंगी। यह सब कहते कहते अर्चना की आंखें भर आईं और उसे पुरानी बातें याद आ गईं। मुकेश अर्चना के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अर्चना, मैं जानता हूँ तुम भाभी ही नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन बनकर यह सब सोच रही हो। मुझे गर्व है तुम पर कि तुम मेरी पत्नी हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरे जीवन में आई। अगर तुम ना होती तो मेरे घर की स्थिति क्या से क्या हो जाती और ऐसी जिंदगी की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर सपने देखना तो हमें तुमने ही सिखाया। तब विमला जी भी आगे बढ़कर बोली कि बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने भी अपने जीवन में न जाने कितना संघर्ष किया है। तो चलो ठीक है, अब जैसा तुम और तुम्हारा पति यानी मुकेश चाहो वैसा ही होगा। अब जब तुमने अपनी ननद को अपनी बहन मान ही लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। मुझे भरोसा है तुम पर। अब ऐसे ही समय बीता। अर्चना ने रीमा और रिंकी के साथ अपने भाई की बेटी की जिंदगी भी संवारी। वह एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी तो थी ही, आज उसने एक अच्छी भाभी और बहू होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पत्नी होने का भी फर्ज निभाया और उसने समाज को नई सीख भी दी। उसने समाज को एक नया संदेश दिया कि माँ, बहन किसी पर भी बोझ नहीं होती। अगर उन्हें भी समझा जाए और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो भाई से बढ़कर ही निकलती हैं।
ना कि उससे कम। तो इस मानसिकता को बदलने की बहुत आवश्यकता है कि बूढ़ी, लाचार विधवा माँ और बहन हमेशा किसी न किसी पर बोझ होती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।